नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। आपने अगर जो यह हल कर लिया प्रश्न, इसमें प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण कथन है। अगर जो आपने यह वीडियो देख लिया तो आपके भारतीय काव्य शास्त्र से कैसे भी प्रश्न आएंगे वह आप हल कर लेंगे और भारतीय काव्य शास्त्र आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। भारतीय काव्य शास्त्र से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे अगर अच्छे से आपने यह वीडियो देख लिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, तो यह सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र से मूल अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। जब भारतीय काव्य शास्त्र की हम बात करते हैं तो उसमें जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसे ही भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं। संस्कृत साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब काव्य किसे कहते हैं यह हम देखते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य आपके दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं और श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। पद्य को पोएट्री या कविता कहते हैं और गद्य को प्रोज या गद्य कहते हैं। गद्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक ये सब आते हैं। संस्कृत से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत नहीं, काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। तो अगर जो परीक्षा में प्रश्न आए काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, तो जिसमें काव्य के अनेक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है यह आप देख सकते हैं। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, गुण दोष का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य है उसे काव्य कहते हैं, लेकिन आधुनिक काल में जो काव्य है काव्य शब्द के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। आगे है, अब हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों की समृद्ध परंपरा। संस्कृत के आचार्य हैं, उनका समय है और उनका ग्रंथ है। आपको पता ही है कि इनसे संबंधित दो तरह के प्रश्न आएंगे, या तो इनका समय पूछ लेगा या तो इनकी रचना पूछ लेगी। तो इसीलिए इनकी रचनाएं और इनका समय आपको दोनों याद करना है। नेट के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के पेपर में, जीआईसी के पेपर में, इन सब पेपरों में तो इनका काल क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है कि जन्म काल के अनुसार इनका समय बताइए। तो इस पर मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बना रखी है, शॉर्ट में है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस पर उसकी जो हेडिंग है संस्कृत और जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके नाम की ट्रिक है। एक बार अगर जो ट्रिक देख लेंगे तो जितने भी संस्कृत के आचार्य हैं इनका जो समय है उसकी आप ट्रिक बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और एक नंबर आपकी ही पर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो संस्कृत के आचार्य हैं इनके समय ज़रूर पूछे जाते हैं और 100% ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इनका एक बार वो अगर जो आप ट्रिक देख लेंगे तो आपके
बस आधे घंटे में आपके संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं इनका जन्म आपको क्रम वाइज और कालक्रम के अनुसार याद हो जाएगा। तो मेरे कहने पर एक बार वो 10 मिनट की खाली वीडियो है, उसको देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और आगे आपकी इच्छा। आगे है भरत मुनि। इनका समय क्या है? दूसरी शती। और इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र। भाम, इनका समय है 6ठी शताब्दी और इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार नाम से 2 लोगों ने रचनाएं की हैं, रुद्रट और भामह ने। दंडी, इनका समय है 7वीं शती और इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श। तो 3 लोगों का तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि भरत मुनि ऐसे याद कर लेंगे अगर जो क्रम से तब भी भा भा द भा द ऐसे याद कर लेंगे तब भी याद हो जाएगा। या तो इनका एक ही है कि भरत मुनि 2री शताब्दी, भामह 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी। आगे हैं उद्भट। इनका है 8वीं शताब्दी और इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। अगले कवि आचार्य हैं वामन। इनका समय 8वीं शताब्दी है और इनका नाम है काव्यालंकार सूत्र। अगर जो इनकी रचना या इनका जन्म याद कर सकते हैं तो ऐसे वाऊ कर सकते हैं। वाऊ 8वीं शताब्दी। ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक से याद करने का एक फ़ायदा रहता है कि वह चीज़ें याद हो जाती हैं और माइंड में सेट हो जाती हैं। तो वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र। रुद्रट का समय है 9वीं शताब्दी और इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती और इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। तो 8वीं शताब्दी की 2 हो गए वाऊ और 9वीं शताब्दी के हो गए आरू। रुद्रट का 9वीं शताब्दी काव्यालंकार, आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी ध्वन्यालोक। इनका आरू से याद कर सकते हैं। आरू 9वीं शताब्दी। राजशेखर का समय है 10वीं शताब्दी। इनकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा। भट्टतत्व 10वीं शताब्दी। इनका है काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी। इनकी रचना का नाम है तंत्रालोक। कुंतक 10वीं शताब्दी। इनकी रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय 10वीं शताब्दी। इनकी रचना का नाम है 10 रूपक। तो 10वीं शताब्दी के आपके 5 हैं। तो इनकी ट्रिक से आप याद कर सकते। ट्रिक मुझे याद नहीं आ रही है, मैंने चैनल पर डाल दी है। तो अगर जो ट्रिक देख सकते हैं तो आप देख लीजिए। महिम भट्ट, इनका समय है 11वीं शती और इनकी जो रचना है उसका नाम है व्यक्ति विवेक। रचना और समय, ये 2 चीज, रचना समय और इनके जो काव्य लक्षण दिए हैं इन लोगों ने, वो भी प्रश्न आते हैं। भोजराज का समय 11वीं शती है और इनकी रचना है सरस्वती, कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। क्षेमेंद्र, इनका समय 11वीं शती है। इनकी रचना का नाम है कवि कंठाभरण। तो क्षेमेंद्र और भोजराज की रचना में कन्फ्यूजन मत होइएगा कि क्षेमेंद्र की रचना का नाम है कवि कंठाभरण और भोजराज की रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। अगले हैं क्षेमेंद्र। इनका समय 11वीं शती है और इनकी रचना का नाम है कवि कंठाभरण।
अगले हैं मम्मट। इनका समय 11वीं शती है और इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। रुइयक 12वीं शती है, इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र 12वीं शती, इनकी रचना का नाम है अलंकार रत्नाकर। वाग्भट्ट प्रथम 12वीं शती, इनकी रचना का नाम है वाग्भट्टा अलंकार। तो इनका नाम से ही है, तो इनका तो पेपर में पूछेगा भी नहीं और याद हो भी जाएगा आसानी से। हेमचंद्र, इनका समय 12वीं शती है और इनकी रचना का नाम है काव्यानुशासन। रामचंद्र गुणचंद्र, इनका समय 12वीं शती है और इनकी रचना का नाम है नाट्य दर्पण। शारदा तनय, इनका समय 13वीं शती है, इनकी रचना का नाम है भाव प्रकाश। जयदेव, इनका समय 13वीं शती है और इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक। विश्वनाथ, इनका समय 14वीं शताब्दी है, इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। विद्याधर 14वीं शताब्दी, इनकी रचना का नाम है एकावली। विद्यानाथ 14वीं शताब्दी, इनकी रचना का नाम है नाट्य दर्पण। तो याद रखना, नाट्य दर्पण नाम से दो आचार्यों ने लिखा है रचना, एक तो रामचंद्र गुणचंद्र और दूसरे विद्यानाथ ने। आगे हैं भानुदत्त 14वीं शती, रस मंजरी रस तरंगिणी। रूप गोस्वामी, इनका समय 16वीं शती है और उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना का नाम है। शेखर केशव मिश्र, इनका समय 16वीं शती है और प्रताप रुद्र यशोभूषण इनकी रचना का नाम है। अप्पय दीक्षित, इनका समय 16वीं शती है। वृत्ति वार्तिक इनकी रचना का नाम है। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय 17वीं शती है और रस गंगाधर इनकी रचना का नाम है। विश्वेश्वर पंडित, इनका समय 18वीं शती है और इनकी रचना का नाम है अलंकार कौस्तुभ। ये तो रहे संस्कृत के आचार्य और उनका समय और उनकी रचनाएं। अभिनवगुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ हैं। मूल ग्रंथ और टीका। अभिनवगुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। इसमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ हैं। एक तरफ मूल ग्रंथ है और एक तरफ टीका है। अभिनवगुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उनके जो 3 क्या हैं टीका के रूप में ग्रंथ हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की टीका उन्होंने लिखी है अभिनव भारती के नाम से। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक मूल ग्रंथ आनंदवर्धन का है और उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन लिखा है टीका। काव्य कौतुभ भट्टतौत का है और काव्य कौतुभ विवरण नाम से अभिनवगुप्त ने लिखा है। कि एक अन्य ग्रंथ रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रालोक है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित, यह क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित। आगे है अप्पय दीक्षित के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये अप्पय दीक्षित के ग्रंथ हैं। ऊपर क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं, नीचे अप्पय दीक्षित के ग्रंथ हैं।
रचनाएं पूछी जाती हैं, कथन पूछे जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत विस्तृत इसका सिलेबस नहीं है। आप इसके सिलेबस को बस 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं उससे संबंध जानकारी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर जो आप सीरियस होकर के इसको देख लेंगे और अच्छे से अपना नोट्स बना लेंगे, तो आपका जो भारतीय काव्य शास्त्र है यह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे जो किताबें हैं उनसे संबंधित इसमें वहाँ से चीज़ें ली गई हैं। आगे है ग्रंथ और दूसरी हेडिंग है संबंधित उल्लेख्य जानकारी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है और भरत मुनि ने स्वयं इसे पंचम वेद कहा है। प्रश्न आया हुआ है कि नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने क्या कहा? पंचम वेद कहा है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। यह 36 अध्याय में विभक्त है और इसमें लगभग 5000 श्लोक हैं। कौन सी रचना किस में विभक्त है यह भी याद रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो नाट्य शास्त्र अध्याय में विभक्त है। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। काव्यालंकार यह भामह की रचना है और यह इसमें 6 परिच्छेद हैं। यह परिच्छेदों में विभक्त है। काव्यादर्श दंडी की रचना है और इसमें 4 परिच्छेद हैं और लगभग 650 श्लोक हैं। काव्यालंकार और काव्यादर्श ये दोनों परिच्छेदों में विभाजित है। काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं और काव्यादर्श में 4 परिच्छेद। यह ध्यान रखना। इससे एक ट्रिक दिमाग में लगा सकते हैं कि इसमें ये बड़ा है, ये इसीलिए 6 परिच्छेद हैं। काव्यादर्श छोटा है इसीलिए इसमें 4 परिच्छेद हैं। कुछ ना कुछ अगर जो ट्रिक दिमाग में लगाएंगे तो वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। काव्यालंकार सूत्र, इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। 5 परिच्छेद हैं और 319 सूत्र हैं। काव्यालंकार सूत्र में 5 परिच्छेद हैं। काव्यालंकार 16 अध्याय में विभक्त है। एक रुद्रट की रचना है और एक और है। तो काव्यालंकार में 16 अध्याय हैं और 774 श्लोक हैं। यह रुद्रट की रचना है। रुद्रट के काव्यालंकार अध्यायों में विभक्त है और इसमें 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक हैं। ध्वन्यालोक उद्योग में विभाजित है। 4 उद्योग हैं ध्वन्यालोक में। ध्वन्यालोक में 4 उद्योग हैं। वक्रोक्ति जीवितम, इसमें 4 उन्मेष हैं और यह कारिका और वृत्ति में रचित है। यह कारिका में रचना है और वक्रोक्त जीवितम उन्मेष में विभाजित है और ये कारिका और वृत्ति में रचित रचना है। काव्य प्रकाश उल्लास में विभाजित है और इसमें 10 उल्लास हैं। इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। एक बार और, जितने भी इसमें आपको पॉइंट मिल रहे हैं यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर नोट्स कर लीजिए और इसमें सारे हैं जो आपको नोट्स करने लायक हैं, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं, ये रत्नों की तरह इसमें जड़ा हुआ है, एक भी फालतू नहीं है। तो सब अपने नोट में नोट्स कर लीजिए। काव्य प्रकाश उल्लास में विभाजित है
और काव्य प्रकाश को ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। चंद्रालोक में 10 मयूख हैं। चंद्रालोक अभिनय जयदेव का है, तो चंद्रालोक मयूख में विभाजित है और इसमें 10 मयूख हैं। 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। यह अलंकार ग्रंथ है। साहित्य दर्पण परिच्छेद में विभाजित है। यह ध्यान रखना, साहित्य दर्पण परिच्छेद में विभाजित है। एकावली काव्य प्रकाश की शैली पर रचित ग्रंथ है। अभिनव भारती 10 रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये 4 ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। अभिनव भारती 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन, ये 4 ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंध है। अब हम काव्य की परिभाषा देखते हैं। काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। जैसे काव्य लक्षण हेडिंग पूछी जाती है कि ये इस काव्य के लक्षण क्या है, तो काव्य लक्षण कहते किसे हैं। यह देखिए, जो काव्य की परिभाषा दी जाती है कि इसको काव्य कहते हैं, आचार्यों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने जो काव्य की परिभाषा दी है उसे ही काव्य लक्षण कहते हैं। संस्कृत के साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी में भी काव्य लक्षण के उल्लेख्य प्रयास हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले संस्कृत के काव्य जो आचार्य हैं उनका काव्य लक्षण देखते हैं, उसके बाद हिंदी का देखेंगे, फिर बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षण देखेंगे। हेडिंग हमारी है काव्य लक्षण। जैसा ही आप लोग अगर जो एग्ज़ाम दिए होंगे, इतने सारे सब लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो पता ही होगा कि प्रश्न में संस्कृत जो भारतीय काव्य शास्त्र है उससे एक प्रश्न जरूर आता है जो काव्य लक्षण से पूछा जाता है, जो आचार्यों ने अपना मत दिया है श्लोक में संस्कृत में, उससे प्रश्न जरूर बनता है। तो संस्कृत के आचार्यों के जो काव्य लक्षण हैं ये जरूर परीक्षा में आते हैं, तो इसको आप 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता भाम। एक एक आप की पॉइंट याद कर लीजिए, पूरा 2-3 बार पढ़ लीजिए और एक एक का ऐसा याद करिए कि जो आया न हो और किसी में। जैसे शब्दार्थौ सहितौ, यहाँ इनके कुंतक में भी शब्द आया है, तो इसको आप मत याद करिए। गद्यम च पद्यम तद्धिता, इतना याद कर लीजिए भाम। तद्धिता याद कर लेंगे तब भी भाम, तद्धिता भाम। 1-2 बार इसे पढ़ लीजिए। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्धिता भाम। और याद करने के लिए एक की पॉइंट रख लीजिए, तद्धिता भाम। ऐसे हर एक का एक एक आप याद कर लीजिए, एक एक शब्द, ऐसा शब्द याद करिए जो दूसरी परिभाषा में न हो शब्द। तो भाम से याद कर लीजिए तद्धिता भाम। दंडी की जो परिभाषा है छोटी है, इसे आप याद कर सकते हैं। शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, दंडी। अगला है काव्य शब्दों एवं गूढ़ालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, वामन। यह वामन का है, तो शब्दार्थयो वर्तते वामन, ऐसे याद कर लीजिए। शब्दार्थयो वर्तते वामन। रुद्रट का छोटा है, इसे पूरा याद कर लीजिए। ननु शब्दार्थौ शब्द काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम आनंदवर्धन,
जो छोटा है उसका पूरा याद कर लीजिए और जो बड़ा है उसका 2-4 याद कर लीजिए बस। तो नन शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट शरीर शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम आनंद वर्धन। आगे है शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्धिता आह्लाद कारिणी कुंतक। तो इनका व्यापार शालिनी कुंतक ऐसे याद कर सकते हैं, व्यापार शालिनी कुंतक। आगे है निर्दोष गुणवत्व काव्यम अलंकार लय कृतम रसान्वितिम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति भोजराज। तो भोजराज का आप विन्दति भोजराज बस एक शब्द याद कर लीजिए और किसी में है नहीं ये। विन्दति भोजराज या कीर्ति प्रीति च विन्दित भोजराज एक शब्द याद कर सकते हैं, विन्दित भोजराज या कीर्ति प्रीति च विन्दित भोजराज। विन्दित भोजराज ऐसे याद कर लीजिए एक एक शब्द। आगे है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन पुनः क्वापि मम्मट। शब्दार्थौ सहितम सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि मम्मट। तो पुनः क्वापि मम्मट ऐसे याद कर सकते हैं। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति क्षेमेंद्र। आगे है अदोषौ सगुणो सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम हेमचंद्र। तो इनका अदोषौ हेमचंद्र ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है निदोष लक्षणवती सरित गुड़ा भूषणा शालंकार रसानेक वर्तिर्वा काव्यम नाम वाक जयदेव। यह जयदेव की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। ये तो छोटा है पूरा याद कर लीजिए। शब्दार्थौ वपुरस्य शब्दार्थ पुस्तकात् काव्यम। ये विद्याधर विद्याधर का वपुरस्य विद्याधर ऐसे रट डालिए, 1 घंटे में पूरा याद हो जाएगा आप अगर जो चाहेंगे तब। आगे है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ। अब हम हिंदी के जो विद्वान हैं उनके द्वारा काव्य की परिभाषा जो दी गई है वह देखते हैं। आपको इसमें से बहुत सी ऐसी परिभाषा मिलेगी जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं, आपको याद भी होंगे। तो आगे भी ऐसी भी परिभाषा मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो ध्यान से पढ़ना, जो आ रहा है वो भी और जो नहीं आ रहा है वो भी। अगला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह काव्य लक्षण काव्य की परिभाषा किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट मानते हैं कि काव्य वह है जो काव्य या साहित्य, ऊपर आपने देखा है कि काव्य को हिंदी में साहित्य कहा जाने लगा। तो या तो आप काव्य कहिए या साहित्य, दोनों एक ही है। साहित्य वह है जो जन समूह के हृदय का विकास है, जो लोगों के हृदय का विकास है वही काव्य है। आगे है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य लक्षण है। आगे है मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं।
वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि मनोभाव शब्दों का रूप, मनोभाव मन के जो भाव हैं जब शब्द का रूप धारण कर लेते हैं वही कविता है, चाहे वह गद्य में हो या पद्यात्मक हो। आगे है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। यह काव्य लक्षण शुक्ल जी का है। काव्य की यह परिभाषा शुक्ल जी है। शुक्ल जी यह मानते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय जब मुक्त अवस्था आ जाती है तो वह रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। यह शुक्ल जी का कथन है। आगे है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है सत्योद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। यह भी रामचंद्र शुक्ल का क्या है, काव्य की परिभाषा है, काव्य लक्षण है। आगे है साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। यह महात्मा गांधी का काव्य लक्षण है, काव्य की परिभाषा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके, वह काव्य है। यह महात्मा गांधी का कथन है। आगे है जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शांति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह प्रेमचंद का कथन है। आगे है साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद का मानना है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। आगे है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गुलाब राय का कथन है। डॉक्टर गुलाब राय का कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावात्मकता अभिव्यक्ति है। यह गुलाब राय का कथन है। आगे है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है।
यह जयशंकर प्रसाद का कथन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। आगे है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह सुमित्रानंदन पंत का कथन है। ये सब काव्य की परिभाषा हिंदी के विद्वानों ने दी है। आगे है, कविता कवि की विशेष भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। यह महादेवी वर्मा का कथन है। महादेवी वर्मा काव्य का लक्षण मानती हैं या काव्य की परिभाषा बताती हैं कि काव्य वह है जो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। कवि जिस प्रकार की रचना लिखता है वैसी ही उसी प्रकार की भावनाएं जो पाठक होता है, पढ़ता है, उसके अंदर आ जाती हैं। वही भावनाएं, वही जैसे अगर वीर रस की कविताएं लिखेगा तो जो पढ़ेगा उसके अंदर भी वीर रस के भाव उत्पन्न होंगे। आगे है, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। मुझे पूरा विश्वास है अगर जो आप अच्छे से यह वीडियो सीरियस होकर देख लिए और नोट्स बना लिए तो आपको अलग से भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगला है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आगे है, काव्य आत्माभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। यह अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय का मानना है कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। आगे है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। यह धूमिल के काव्य लक्षण हैं। अब आते हैं पाश्चात्य काव्य लक्षण। जो पाश्चात्य विचारक हैं, अब उन्होंने क्या काव्य का लक्षण दिया, काव्य की क्या परिभाषा दी है, वह देखते हैं। जो पाश्चात्य हैं इनका हिंदी में भी जानना जरूरी है और इंग्लिश में भी जानना जरूरी है। हिंदी का पेपर होता है तो अक्सर हिंदी ही देता है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है। आगे है, पोएट्री इज द इमेजिनेशन ऑफ नेचर ऑफ पेथिक्स एंड नंबरस स्पीच। कविता
रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यह डाइड्रन का कथन है। आगे है, कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यह डाइड्रन का कथन है। आगे है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। ये कोलरिज का कथन है। कोलरिज का कथन क्या है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। ये कोलरिज का कथन है। आगे है, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पीवी शैली। पीवी शैली काव्य का लक्षण देते हैं कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पीवी शैली। आगे है, ओवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सडेस्ट थॉट्स। हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। पीवी शैली। पीवी शैली कहते हैं, हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। आगे है, पोएट्री इज द आगे है, कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। एडगर एलन पो का कथन है कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। आगे है, पोएट्री इज एट बॉटम आर क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यह मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ एक स्थानों पर इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। अब आगे हमारा है काव्य हेतु। काव्य लक्षण के बाद काव्य हेतु आता है। काव्य हेतु का तात्पर्य कारण से है कि वह कौन सा कारण है जिसके द्वारा साहित्य सृजन होता है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। आगे है, काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है कि काव्य की उत्पत्ति का कौन सा कारण है कि जिस कारण से काव्य की उत्पत्ति होती है। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। गुलाब राय कहते हैं कि काव्य हेतु वह है, काव्य हेतु का अर्थ उन साधनों से है, उन चीज़ों से है कि वह चीज़ें जो कवि की काव्य रचना में सहायक होती हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। प्रतिभा, जिसे शक्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जैसा कि आप पेपर दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो पूछा जाता है काव्य हेतु में से
कि काव्य की उत्पत्ति का कारण इसमें से किसने क्या दिया है, कि भामह ने क्या माना है काव्य हेतु। तो एक तरफ प्रस्तोता आचार्य हैं, दूसरी तरफ काव्य हेतु है। भामह प्रतिभा को काव्य की उत्पत्ति का कारण मानते, काव्य हेतु मानते हैं। भामह प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। दंडी, ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, लिख लेना, ये सब जरूर आता, जरूर सी जरूर 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर जो आपको भविष्य में अपना भविष्य सुखद बनाना है तो आपको इस समय अपने नींद, सुख, चैन सबका त्याग करना होगा। जब भी कुछ चीज़ का आप त्याग करेंगे तभी आपका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा, तभी आप सक्सेस होंगे, तभी परीक्षा पास करेंगे। परीक्षा पास करने के लिए आपको यह सब चीज़ें रटनी पड़ेंगी। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि जो प्रश्न रहते हैं उनकी मेरिट इतनी हाई जाती है, तो सबको चीज़ें आती हैं। इसीलिए जब ज़्यादा लोग प्रश्न हल करेंगे तो मेरिट हाई जाएगी। इसीलिए आप मेरिट में अपने आप को लाने के लिए अच्छे से तैयारी करिए और यह सब चीज़ें रट डालिए। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य हेतुओं से प्रश्न आता है, हर परीक्षा में आता है, तो इसीलिए इसे 2-4 बार जरूर पढ़ लीजिए। भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। दंडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। दंडी, इसको आप की पॉइंट से याद कर सकते। दंडी ने किसको माना? प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान और अभ्यास। तो आप इसे याद कर सकते हैं, असाप्र या प्रसार, ऐसे कुछ आप बनाइए कि जैसे ये आपके माइंड में बैठ जाए। आगे है रुद्रट और कुंतक। रुद्रट और कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इसको काव्य हेतु माना है। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। वामन लोक विद्या प्रकीर्ण को मानते हैं काव्य हेतु। लोक मतलब लोक व्यवहार, विद्या प्रकीर्ण। जयदेव मूल प्रतिभा को मानते हैं काव्य हेतु। मूल प्रतिभा में उन्होंने व्युत्पत्ति, अभ्यास, सहायक माना है। मम्मट शक्ति, निपुणता, अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं। हेमचंद्र केवल प्रतिभा को मानते हैं। जगन्नाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं। तो आपके इतने कवियों ने माना है काव्य हेतु। तो आपके भामह और हेमचंद्र, जगन्नाथ, ये सब तो निकल गए। ये लोग प्रतिभा को मानते हैं। हेमचंद्र, भामह, जगन्नाथ, 3 लोग प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। तो इनका रटना नहीं है, बस आपको यही 5 लोगों को रटना है। दंडी, रुद्रट, कुंतक, वामन, जयदेव, मम्मट। तो जयदेव भी मूल प्रतिभा को मानते हैं। मम्मट शक्ति, निपुणता, अभ्यास को मानते हैं। दंडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को मानते हैं। और वामन लोक व्यवहार, विद्या प्रकीर्ण को मानते हैं काव्य हेतु। आगे है भामह। अब भामह का यहाँ पर श्लोक है, देखते हैं। भामह क्या कहते हैं? काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। माने इसमें काव्य हेतु का इन्होंने श्लोक में
दिया है परिभाषा कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात इनके जो जितने भी आपके इनके श्लोक हैं उसका हिंदी में और संस्कृत में दोनों आपको पता होने चाहिए। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके जो कथन है, श्लोक हैं, जो काव्य लक्षण हैं उसको हिंदी में पूछ लेता है। तो आपको संस्कृत और हिंदी दोनों आनी चाहिए। अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। इसका जो ऊपर है काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, इसका अनुवाद है किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। यह भामह का कथन है। आगे है, वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया था। भामह ने जो प्रकीर्ण ऊपर काव्य हेतु में प्रकीर्ण दिया था, तो प्रकीर्ण में 6 तत्वों को शामिल किए थे। लक्ष्यज्ञता, इसका अर्थ होता है काव्य परिचय। अभियोग, इसका अर्थ होता है काव्य रचना का अभ्यास। वृद्ध सेवा, गुरु महत्व। अवेक्षण, उचित शब्द प्रयोग। प्रतिभा और अवधान, चित्त की एकाग्रता। तो प्रकीर्ण में 6 चीज़ों को माने हैं, लक्ष्यज्ञता, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभा और अवधान। जयदेव के अनुसार श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लगा के रूप में व्यक्त होता है। तो जयदेव का मानते हैं श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। यह जयदेव का मानना है काव्य हेतु से संबंधित। यहाँ लता रहेगा आपका। लता। जयदेव कहते हैं कि जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। अब आगे जगन्नाथ का है कथन। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। जगन्नाथ काव्य हेतु मानते हैं कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। यह है तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा। आगे है, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याध्येव छड़ात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु अस्तद्धवे। काव्य प्रकाश मम्मट। यह जो है काव्य प्रकाश मम्मट के ग्रंथ का यह है कथन कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याधिवते छड़ात काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्धवे। यह कथन काव्य प्रकाश और मम्मट की रचना से है। इसका हिंदी अनुवाद होगा शक्ति लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा ही अभ्यास ही काव्य हेतु है।
इसका हिंदी अनुवाद होगा, जो काव्य प्रकाश मम्मट के ग्रंथ से लिया गया है। शक्ति, लोक, शास्त्र, काव्य आदि के अन्वेषण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। अब मुख्य रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास माना गया है, तो इन सब का बारी बारी से इन सब के बारे में देख लेते हैं। प्रतिभा, प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित हैं। प्रतिभा अर्थात शक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसके संबंध में आचार्यों की क्या मत हैं वह देखते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह भट्टतौत का कथन है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता अर्थात अर्थ या वर्ण्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। इसका हिंदी अनुवाद है, अर्थ या वर्ण्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। आगे है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त। यह आपको एक एक मोतियों जैसा समझिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। या तो प्रश्नों के रूप में हल कर लो या तो कथन के। तो पहले आप कथन को पढ़ो, याद करो, फिर उसके बाद प्रश्न के रूप में हल करो प्रैक्टिस सेट के तौर पे, ताकि आपको पता चले कि यह आपको आ रहा है कि नहीं। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। आगे है प्राक्तनाद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति कुंतक। यह कुंतक का कथन है कि पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। आगे है शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है मम्मट। मम्मट यहाँ रहेगा, मम्मट का मानना है कि शक्ति कवि बीज रूप संस्कार विशेष है। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। आगे है सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों उपस्थिति। जगन्नाथ का कथन है, सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों उपस्थिति जगन्नाथ। काव्य रचना के लिए अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। आगे आचार्य शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भाविता क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। अब हम देखते हैं विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार से किए हैं। प्रतिभा के भेद भी आचार्यों ने किए हैं, तो यह ध्यान रखना कि जो आचार्य हैं प्रतिभा के भेद कौन से किए हैं और उनका अर्थ क्या होता है। जैसे रुद्रट ने कविता के दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है। जो सहजा है वह पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है, तथा उत्पाद्या से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्या।
राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं, कारित्री और भावइत्री। कारित्री का संबंध कवि से तथा भावइत्री का संबंध सहृदय पाठक से है। हेमचंद्र प्रतिभा के दो भाग बताते हैं, सहजा और अवसिद्धिकी। यह खाली आपको सुनने में आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत कठिन है। यह पेपर में पूछ लेगा, जैसे दे देगा कि उत्पाद्या, सहजा उत्पाद्या को कौन से आचार्य प्रतिभा मानते हैं, तो उसमें कई सारे राजशेखर, हेमचंद्र ऐसे दे देगा, भामा, रुद्रट, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक दो बार जरूर याद कर लीजिए। रुद्रट, सहजा, उत्पाद्या, राजशेखर, कारित्री, भावित्री, हेमचंद्र, सहजा और सिद्धिकी। यह रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है तो असिद्धिकी का संबंध श्रम आदि से है। आगे है व्युत्पत्ति। विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ बहुज्ञता भी दिया जाता है। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से जो आपको प्राप्त ज्ञान होता है उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति है। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यह राजशेखर का कथन है। आगे है अभ्यास। राजशेखर ने इसे स्पष्टतः परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। अब है पाश्चात्य काव्य हेतु। जो पाश्चात्य विचारक हैं वो काव्य का हेतु क्या मानते हैं? अरस्तु और होरेस अनुकरण को काव्य हेतु मानते हैं। अरस्तु और होरेस अनुकरण को काव्य हेतु मानते हैं। कांट और हीगेल सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण को काव्य हेतु मानते हैं। यह जरूर दो चार बार या तो देख लीजिएगा या तो अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लें और दो चार बार पढ़ लें, ताकि अगर जो पेपर में आए तो आप उसे ज़रूर हल कर लें। और जो संस्कृत के आचार्य हैं उनका कालक्रम है उसे तो आप ज़रूर याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद कर लीजिए। अगर जो आपको आसान रास्ते से याद करना है तो ट्रिक मैंने डाल दी है अपने चैनल पर, वहाँ पर जाकर चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगर जो आपको याद करना है तो ऐसे ही नॉर्मल में याद कर सकते हैं। आगे है फ्रायड अभुक्त काम की प्रेरणा को काव्य हेतु मानते हैं। एडलर मानव की चिरंतन हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना को काव्य हेतु मानते हैं। युंग जीवन इच्छा को काव्य हेतु मानते हैं। अब यहाँ पर हमारा काव्य हेतु और काव्य लक्षण और सामान्य परिचय काव्य का यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर जो ये अच्छे तरीके से दो एक बार आप पढ़ लें, अच्छे से नोट्स बना लें, तो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ये महत्वपूर्ण योगदान देगा और आपकी तैयारी को बेहतर निखारेगा, बेहतर बनाएगा और आप परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर यह ख़त्म होता है। अब आगे के वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के आगे के संप्रदाय को देखेंगे, जैसे काव्य प्रयोजन हो गया, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर जो हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही
वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ते रहते हैं तो हिंदी साहित्य अर्चना हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल पर आपको मेरे अनुभव मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके अनुभव के अनुसार मैं इसमें कंटेंट रखती हूँ और जो प्रश्न बनाती हूँ प्रश्नों को बनाती हूँ। तो परीक्षा का मेरा अनुभव है, इसीलिए ज़रूर आप इसे हल करिए।